हाय फ्रेंड्स, अभी ये गैजेट जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें हम 27 प्रोडक्ट को बंद करने की बात कर रहे हैं, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी कुछ बात को जरूर इसमें रखना चाहूंगा। अब जैसे बात हम कर रहे हैं कि पेंडामेथिलीन और ऑक्सीफ्लोरोक्विन दोनों ही बहुत ही जेनरिक मॉलिक्यूल है, बहुत सालों से किसान इसको इस्तेमाल कर आया है, इसको भी हम बंद करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ऑनियन एंड गार्लिक के फार्मर्स की बात करूं तो आज ऑनियन और गार्लिक जहां पर जैसे भी उगाई जाती है सबकी कंडीशंस बड़ी अलग अलग हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूंगा और ईस्ट जोन की बात करूंगा, इन दोनों जोन में पेंडिमेथिलीन का बहुत ही एबेंडेंट तरीके से फार्मर इस्तेमाल करता है एज ए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की तरह। लेकिन अगर मैं उसी तरह मैं अगर बात करता हूं महाराष्ट्र की बात करूं या कर्नाटका की बात करूं, जहां पर जो वहां की जो जमीन है, जिस तरह की बात है, जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड को पूरी तरीके से सपोर्ट ही नहीं करते और जहां पर पेंडिमेथिलीन पूरी तरीके से नहीं जाता, वहां पर फार्मर वीड कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीफ्लोरोक्विन का इस्तेमाल करता है। उसके लिए अगर उसको आवश्यकता होती है सब तरीके के वीड को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके साथ में कोई ना कोई ग्रेमिनीसाइड को टैंक बैग्स मिला के डालता ही डालता है। इसके सिवा उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। अब ऑनियन गार्लिक के केस में अब हम ये दोनों हर्बिसाइड जो मेजर हर्बिसाइड है, जिसकी वजह से फार्मर्स का पूरा मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उसकी कम होती है और उसको बहुत कहीं इंक्रीमेंटल बेनिफिट होता है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट अगर आज की तारीख में अगर बंद होने की कगार पे आ जाते हैं तो ऑनियन का किसान करेगा क्या? कर्नाटका में डायरेक्ट सीडेड ओनियन उगाई जाती है, महाराष्ट्र में जिस तरह से ओनियन लगाई जाती है वहां पर भी उस सिचुएशन में हो नहीं सकता है। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ऑनियन और गार्लिक के किसानों के लिए अगर ऑक्सीफ्लोरोक्विन और पेंडिमेथिलीन अगर दोनों बंद कर देते हैं तो विकल्प के तौर पे कुछ भी सामने दिखलाई नहीं पड़ता है। एक आध मॉलिक्यूल्स जरूर हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं, लेकिन उसका अपनी प्रेजेंस ही बहुत कम है और जिस तरह से उसका वीड कंट्रोल मिलना चाहिए वो वीड कंट्रोल नहीं मिल पाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है इसमें कि अगर इन दोनों पेंडिमेथिलीन और ऑक्सीफ्लोरोक्विन को अगर हम बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ओनियन का किसान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और जहां पे डायरेक्ट सीडेड ओनियन है वहां तो किसान अगर चाहे भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने के लिए तो मैनुअल बीडिंग पॉसिबल ही नहीं है, जिस तरह की कंडीशंस होती है। अगर शुरुआत की अवस्था में जिसमें मैं कहूं वीड कॉम्पिटिशन की जो स्टेजेस होती है, रफली 25-30 दिन तक वीड कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से ओनियन की इल्ड अगर प्रॉपरली नहीं कंट्रोल कर लिया है तो 30 से लेकर करीबन 50% तक ओनियन की उपज घट जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है कि पेंडिमेथिलीन और ऑक्सीफ्लोरोक्विन ये प्याज और लहसुन के किसानों के लिए एक वरदान है, फार्मर्स फ्रेंडली है, कोई दूसरा विकल्प अभी तक अवेलेबल दिखला ही नहीं पड़ रहा है। इन सब चीजों से बात कहने का सिर्फ मेरा तात्पर्य इतना है कि इन सब चीजों का हमें ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। दूसरा, कपास में भी पेंडामेथिलीन का बहुत ही इस्तेमाल होता है, चाहे कपास किसी भी भारतवर्ष के चाहे जिस भी प्रांत में उगाई जाती हो। अगर पेंडामेथिलीन अगर हम वहां से उठा लेते हैं तो कोई दूसरा हर्बिसाइड उसकी जगह लेने को तैयार नहीं है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड में। एक आध मुश्किल से दूसरे हर्बिसाइड अवेलेबल है शुरुआती अवस्था में जो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, जो समुचित रूप से सक्रिय और चौड़ी दोनों तरीके के खरपतवारों को पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कुछ हिस्से तक बस उनका कंट्रोल मिलता है, कुछ परसेंटेज तक कंट्रोल है, लेकिन पूरी तरीके से एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे कंट्रोल नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में जिसमें वीड कंपटीशन ज्यादा होता है, जिसमें फार्मर्स को इल्ड का नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है, वहां भी हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें दोनों हर्बिसाइड पेंडिमेथिलीन और ऑक्सीफ्लोरोक्विन आज भारत के किसानों के लिए एक अमूल चूल मैं कह सकता हूं कि उनकी एक आवश्यक इकाई है और इसकी तरफ हमें जरूर एक तरफ से ध्यान देने के बाद में रिव्यू करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।